अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर का हम पहला एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन इस तरह से है, अ प्राइमरी अल्कोहल C3H8O A on heating cons H2SO4 undergo dehydration to give an alkene B when reacted with HCl gave C, which on treatment with aqueous KOH gives compound D C3H8O। A and D are ऑप्शन हमारे पास है, ए फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, बी पोजीशन आइसोमर, सी चेन आइसोमर एंड डी स्टीरियो आइसोमर। ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, इसको मैं एक बार हिंदी में भी बता देता हूँ। देखिए, C3H8O A एक प्राथमिक अल्कोहल है जिसको सांद्र H2SO4 के साथ जब गर्म किया जाता है तो ये निर्जलीकरण होकर एल्किन बी का निर्माण करता है, और जब हम बी को HCl के साथ अभिकृत करते हैं तो ये सी का निर्माण करता है, और जब हम इस सी को जलीय KOH के साथ अभिकृत करते हैं तो ये जलीय KOH के साथ यौगिक डी का निर्माण करता है, और जो यौगिक डी है उसका अणु सूत्र होता है C3H8O। तो हमें बताना है ए और डी ये है। ठीक है। नंबर एक, क्रियात्मक समूह समावयवी, दूसरा स्थान समावयवी, तीसरा श्रृंखला समावयवी, और चौथा है त्रिविम समावयवी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जरा देखिए, इस क्वेश्चन को हम बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को काफ़ी इजी तरीके से करेंगे। देखिए, सबसे पहले देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, अ प्राइमरी अल्कोहल C3H8O A ऑन हीटिंग कन्स H2SO4। तो हमको पता है कि यहाँ पर क्या दे रखा है, प्राइमरी अल्कोहल यानी प्राथमिक अल्कोहल दे रखा है जिसका मोलिकुलर फार्मूला C3H8O है, जिसको कि हम A से शो करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए आपके सामने, यहाँ पर इसको समझाने की कोशिश करते हैं। देखो, यहाँ पर बहुत इजी तरीके से देखना, ये C3H8O है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 3 कार्बन कर लो। जो कैसे, लाइक दिस 1 एंड दैट इज अ 2 एंड दैट इज अ 3। इस तरह से ये 3 कार्बन कर दो, 1 2 एंड 3। ठीक है। अब इसके जस्ट बाद आपको क्या बोला उसने, प्राइमरी अल्कोहल है तो नेचुरल अल्कोहल कहाँ लगेगा, इसके एंड में। यहाँ पर आप एक OH इस तरह से लगा लो। ठीक है। अब इन सभी कार्बन को आप सिंगल बॉन्ड से ऐसे लिंक कर दो। ठीक, आपको पता है कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो उसको सेट कैसे करेंगे, आपको पता है यहाँ पर एक वैलेंसी सेटिस्फाइड है तो 3 बच जाएंगी, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, H3 लगा दो। अब एक वैलेंसी इसकी इधर से कंप्लीट है, एक इधर से कंप्लीट है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। ठीक है। फिर इसकी भी 1 एंड देयर इज 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे, ये 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। ठीक, अब देखिए कार्बन कितने इसमें, 3, ये देखिए 3 हाइड्रोजन, देखिए 8 होना चाहिए, 3 2 5 5 और 2 7 एंड 1 8, 8 ऑक्सीजन 1 होना चाहिए, ये हो गया। तो आपको पता है ये कंपाउंड कौन सा है, ए है, ए, जिसका नाम क्या है, प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं इसको प्राइमरी अल्कोहल। ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा ये प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्राथमिक अल्कोहल, जो कि कंपाउंड कौन सा है, ये ए, इसको मैंने ऐसे लिख लिया। अब उसने क्या बोला, ऑन हीटिंग कन्स H2SO4 अंडरगो डिहाइड्रेशन। हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, इसको कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ इसको हीट करते हैं। ये देखिए कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, जरा देखिए यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर ये CH2 से ये जो OH लगा हुआ है, ठीक है, तो इस कार्बन को हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन, इसके पास वाला होता है बीटा कार्बन, और इसके पास वाला होता है डियर गामा कार्बन। कंस H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में यहाँ पर बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, बीटा विलोपन अभिक्रिया होती है। कहने का मतलब ये है कि ये OH जो है बीटा पोजीशन पर जो हाइड्रोजन है इसको लेकर के वाटर मॉलिक्यूल निकालता है। देखिए यहाँ ध्यान से देखना, इस CH2 यानी जो कार्बन है इसको हमने अल्फा कहा, तो यहाँ से तो निकलेगा OH,
और जो बीटा कार्बन है यहाँ से निकलेगा H, तो H और OH, ये वाला OH, H यहाँ से और OH यहाँ से, ठीक है, H यहाँ से OH यहाँ से निकाल दो। ये देखो मैंने यहाँ से निकाल दिया, ठीक है, यानी डिहाइड्रेशन कर दिया, निर्जलीकरण कर दिया। तो नेचुरली क्या होगा इसके बीच में, क्योंकि यहाँ से H निकला है और यहाँ से OH निकला, तो बीच में क्या आ जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो देखिए अब हमें मिलेगा क्या, ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमको मिल गया। इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोपीन। कार्बन 3 है तो हम इसको बोलेंगे प्रोप 1इन, यानी कि प्रोपीन हम इसको कह सकते हैं, ये प्रोपीन। अब जरा ध्यान से देखो क्या बोला उसने, A primary alcohol C3H8OA on heating cons H2SO4 undergo dehydration to give an alkene B। तो ये देखो जब हमने प्राइमरी अल्कोहल को कंस H2SO4 के साथ हीट किया तो इसमें डिहाइड्रेशन यानी कि निर्जलीकरण हो गया, जिसकी वजह से कंपाउंड B हमको मिला। और इस B को हमने क्या बोला, क्या बोला, एल्कीन। एल्कीन मतलब यहाँ पर क्या मिल रहा है हमको, प्रोपीन। तो हमने यहाँ पर कंपाउंड B लिख दिया, ठीक है। मतलब जैसा ये दिया हुआ क्वेश्चन वैसे ही पढ़ते जाओ। अब देखना आगे क्या बोला, आगे इन्होंने कहा B when reacted with HCl gave C। जब B को हम HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनाएगा, ये C बनाएगा। तो जरा देखिए यहाँ पर क्या होगा, देखो इस CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 को हम लेकर के आते हैं, ये हम यहाँ लेकर के आए, ये CH3 CH डबल बॉन्ड ये CH2 को हम लेकर आए और इसको रिएक्ट कराएंगे हम यहाँ पर HCl के साथ। अब डियर स्टूडेंट्स एक बात याद रखना, अगर आपको इस क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको पेरोक्साइड या बेंजोइल पेरोक्साइड देते तो आपको इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना पड़ता, ठीक है, इसमें आपको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना पड़ता। लेकिन आपको यहाँ सिर्फ डायरेक्ट HCl दिया है, ये देखिए, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ इसमें मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। अब इसमें जब मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा तो ये मार्कोनिकॉफ रूल होता क्या है आपको पता है, मार्कोनिकॉफ रूल ये अनसिमेट्रिकल एल्किन पर फॉलो होता है। ये ना डबल बॉन्ड यहाँ पर है, इसको बीच में से ब्रेक करो, इधर 2 कार्बन हो जाएंगे, इधर 1 हो जाएगा, तो इसको हम कहेंगे अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ठीक है। तो मार्कोनिकॉफ रूल जो है अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर फॉलो होता है। अब मान लो यहाँ पर इसको अगर मैं हाइड कर लूँ, यहाँ पर ये देखिए इसको मैंने हाइड कर लिया, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर भी CH2 होता तो हम इसको ब्रेक करते तो एक कार्बन इधर होता, एक कार्बन इधर होता, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन यानी सममित एल्कीन। तो उस पर ये रूल फॉलो नहीं होता है, कौन, मार्कोनिकॉफ रूल। ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, इसको हिंदी में कहते हैं असममित एल्कीन है, तो ये इसी पर क्या होता है, लागू इसी पर ओबे होता है। अब ये जो मार्कोनिकॉफ रूल है इसमें क्या होता है, इसमें आपको पता है डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक पाई और सिग्मा होता है ना। तो मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होता है कि पाई इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफॉर्मेशन होता है कम हाइड्रोजन वाले कार्बन से ज़्यादा हाइड्रोजन वाले कार्बन की तरफ, यानी कि ऐसे, ये देखिए इधर से इधर हो जाएगा, जिससे क्या होगा, इस कार्बन पर प्लस साइन आएगा और इस पर माइनस साइन आएगा। क्यों, क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ से इधर चला जाएगा तो माइनस और यहाँ पर आ जाएगा प्लस। आपको पता है इस HCl में H जो होता है ये प्लस होता है और Cl क्या होता है, माइनस। तो ये जो माइनस है इससे जुड़ जाएगा H और ये Cl किस जुड़ जाएगा, इस सेकंड कार्बन से, ठीक है। तो चलो देखो क्या होगा, यहाँ पर हमें मिलेगा CH3 फिर CH, यहाँ मिलेगा Cl और हमको मिलेगा यहाँ पर ये CH3, ठीक है। अब इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, C बोलते हैं, ये हमने C बोल दिया। इस क्वेश्चन को सुनते जाओ, समझते जाओ, अपने आप समझ में आएगा। देखो क्या बोला है यहाँ पर, जरा ध्यान से देखिए, B when reacted with HCl gave C। हमने जब इस कंपाउंड B को HCl के साथ रिएक्ट किया तो हमको कंपाउंड मिला C और वो ये C है, ठीक है। अब हम इस C को आगे लेके चलते हैं, चलिए ये देखिए वापस से लिखा मैंने CH3 CH, ये हो जाएगा Cl और यहाँ पर हो जाएगा CH3। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम, आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है ये देखिए, यहाँ पर देखो, विच ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस KOH गिव्स कंपाउंड D। होता ये है कि जो कंपाउंड यहाँ पर C है ये वाला,
ये वाला C, ये देखो मैंने यहाँ लिख लिया था कंपाउंड C है। इसको अगर हम एक्वस KOH, ये जो KOH है ये यहाँ पर कौन है डियर, एक्वस KOH है ये, इससे अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो हमको कंपाउंड क्या मिलता है, D मिलता है। क्या मिलता है डियर, D। अब देखिए जो कंपाउंड D होता है वो क्या होगा, एल्कोहल होगा। देखो कैसे एल्कोहल होगा, ये भी एक बात है जो समझाने की ज़रूरत है मुझे आपको। देखो ये जो KOH होते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये दो टाइप के होते हैं, एक एल्कोहलिक KOH होता है और एक एक्वस KOH होता है। तो हमेशा एक बात का ध्यान रखिए डियर स्टूडेंट्स कि अगर आपको यहाँ पर वो एक्वस KOH देता तो यहाँ पर मालूम क्या बनता, यहाँ पर एल्कीन का फिर से फॉर्मेशन हो जाता। ठीक है, वो कब, जब वो आपको यहाँ पर एल्कोहलिक KOH देता, क्योंकि एल्कोहलिक KOH में डीहाइड्रोहेलोजनेशन होता है, एल्कोहलिक KOH में विहाइड्रोहेलोजनीकरण होता है, जिसमें HX का क्या होता है, रिमूवल होता है। HX क्या होता है, उसमें बाहर होता है। तो चलो मैं आपको वो लेके दिखा देता हूँ कि अगर वो होता तो क्या होता। चलो शुरू करते हैं आपको बताने के लिए। ये देखिए CH3, ये CH, ये Cl और यहाँ पर ये CH3, और मैंने आपसे कहा कि अगर वहाँ पर ये एल्कोहलिक KOH होता, ये एल्कोहलिक KOH होता तो क्या होता। तो मैंने आपको बताया ना कि अगर ये एल्कोहलिक KOH यहाँ पर है तो आपको HX का रिमूवल करना होता है, इसको हम लोग बोलते हैं डीहाइड्रोहेलोजनेशन। उस केस में क्या होगा, आपको पता है कि ये अल्फा है और ये बीटा है और ये बीटा है, या तो आप इस बीटा पोजीशन से H को लेके चले जाओ या इस बीटा पोजीशन से H को लेके चले जाओ। चलो हम यहाँ से लेके चले जाते हैं, चले जाओ तो क्या होगा, HX यहाँ से बाहर हो जाएगा। अगर HX यहाँ से बाहर हो जाएगा तो हमको क्या मिलेगा, एल्कीन। ये देखिए, ये देखिए यहाँ से हमको क्या मिल गया डियर, ये एल्कीन मिल गया और यहाँ से HX यानी HCl को हमने बाहर कर दिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको कि यहाँ पर ये जो KOH है डियर, ये देखिए ये KOH एक्वस है। इसका मतलब ये कि यहाँ पर ये OH रिएक्ट करेगा, कहाँ पर, यहाँ, क्योंकि यहाँ से Cl इस K के साथ KCl बना लेगा और ये OH इस Cl से जाके जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर OH जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और Cl जो है वीक न्यूक्लियोफाइल है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक न्यूक्लियोफाइल को इजीली क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। OH जो है एक प्रबल नाभिक स्नेही अभिकर्मक है और Cl एक दुर्बल स्नेही अभिकर्मक है। तो ये जो प्रबल स्नेही अभिकर्मक OH नेगेटिव, ये इस Cl नेगेटिव को क्या करेगा, प्रतिस्थापित कर देगा, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, ये Cl यहाँ से हट जाएगा और OH यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो हमको मिलेगा एल्कोहल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसको कि मैंने आपको बताने की कोशिश की। एक बार फिर से देखिए कि अगर यहाँ पर एल्कोहलिक KOH होता तो यहाँ पर ये एल्कीन का इस तरह से फॉर्मेशन करता, लेकिन यहाँ पर एल्कोहलिक KOH नहीं है। क्या डियर, एक्वस KOH है। तो एक्वस KOH होने पर क्या होगा कि यहाँ पर ये देखिए ये KCl यहाँ से बाहर हो जाएगा और OH इसके साथ जुड़ जाएगा। तो क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा CH3, ये CH, ये हो जाएगा OH और यहाँ पर ये CH3। ठीक, निकला क्या बाहर, यहाँ से KCl बाहर निकल गया। अब उसने क्या कहा, उसने ये कहा क्वेश्चन में कि ये जब आप एक्वस KOH से रिएक्शन कराओगे इस C की, तो यहाँ पर आपको D मिलेगा। ये देखो D मिल गया, जिसका फार्मूला क्या होगा वो भी देख लीजिए। उसने कहा कि जो D यहाँ मिलेगा उसका फार्मूला होगा C3H8 और O, और वास्तव में सही बात है। ये देखिए ना आप, 1 2 3 3 हाइड्रोजन 8 3 और 3 6 7 8, ये 8 ऑक्सीजन 1 ये मिल गया। अब क्वेश्चन का एंडिंग देखिए आप, क्वेश्चन के एंडिंग में क्या है, क्वेश्चन के एंडिंग में है A एंड D आर, यहाँ पर A और जो D है वो क्या है। तो आप एक काम करो, आपको पता है डियर स्टूडेंट्स ये A है, ये देखिए A है, और आपको पता है डियर स्टूडेंट्स ये क्या है, ये D है। तो अब आप A और D को ध्यान से देखो, ठीक है। तो चलो मैं आपके लिए एक बार फिर से पास पास में लिख देता हूँ A एंड D को, देखो ताकि स्क्रीन पर आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए ये CH3, ये CH2 और ये CH2 और ये OH, ये डियर क्या है A, और अभी क्या मिला डियर, हमको D मिला। तो D को मैं एक बार फिर से आपके लिए लिख देता हूँ, नो प्रॉब्लम। ये देखिए CH3 CH और ये OH और यहाँ पर ये CH3, ये क्या है डियर D। अब उसने कहा A और D ये
कौन सा आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ये कौन से आइसोमर हैं, ये कौन से समावयवी हैं। तो डियर मैं बताऊं आपको इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ये पोजीशन आइसोमर है, ये स्थिति समावयवी है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अभी फंक्शनल ग्रुप देखो कहाँ पर है, 1 2 3, यानी कि फर्स्ट कार्बन पर है, तो इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन 1 ऑल। चलो मैं ये लिख देता हूँ आपके लिए, यहाँ पर ये हो जाएगा प्रोपेन 1 ऑल। अब क्या करोगे आप, इस OH को यहाँ से उठाकर इस सेकंड नंबर पे ले आओ, यहाँ लाओ, तो यहाँ का H कहाँ चला जाएगा, यहाँ, तो ये आ जाएगा, आ गया। चलो नाम दो इसको 1 2 3, तो क्या बोलोगे, प्रोपेन 2 ऑल। तो देखो क्या आ जाएगा यहाँ पर, प्रोपेन 2 ऑल। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है कि OH की पोजीशन पहले क्या थी, फर्स्ट नंबर पर, अब OH की पोजीशन क्या है यहाँ पर, 2 नंबर पर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन आइसोमर, स्थिति समावयवी। तो डियर देखा आपने कि ये जो क्वेश्चन है ये आपको इजी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक फ्रेंड्स, हमारे सामने है अगला क्वेश्चन, और क्वेश्चन इस तरह से है, कंपाउंड C2H6O हैज 2 आइसोमर्स X एंड Y ऑन रिएक्शन विद HI, X gives alkyl iodide and water while Y gives alkyl iodide and alcohol. कंपाउंड X एंड Y आर रिस्पेक्टिवली। हमको ये जो क्वेश्चन मिला है, ये क्वेश्चन में हमको बताना है कि यहाँ X और Y कौन से हैं। हमारे पास ये 4 ऑप्शन है, इनमें से हमको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को मैं हिंदी में बता दूं, सुनिए। यौगिक C2H6O के 2 समावयवी X और Y हैं, जो HI के साथ जो X होता है वो एल्किल आयोडाइड और जल का निर्माण करता है, जबकि जो Y होता है वो इस HI के साथ एल्किल आयोडाइड और अल्कोहल का निर्माण करता है। तो हमको बताना है कि यौगिक X और Y इनमें से कौन से हैं। ये 4 ऑप्शन है हमारे पास। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर अगर आप इस कंपाउंड को देखें, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला देखें, C2H6O है। इस यौगिक का अणुसूत्र क्या है, C2H6O। तो मैं आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ, देखिए जरा ध्यान से, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं डियर स्टूडेंट्स कि जिन्हें सॉल्व ना करो, है ना, देखने से ही पता चल जाता है। अब आप खुद देखें कि यहाँ पर इसका ऑप्शन क्या हो सकता है। देखिए मोलिकुलर फार्मूला है C2H6O, यानी कार्बन 2 होना चाहिए, हाइड्रोजन 6 होना चाहिए, ऑक्सीजन 1 होना चाहिए। देखिए यहाँ कार्बन कितने 2 और 2 4, ठीक है, और हाइड्रोजन कितने 10 और 1 ऑक्सीजन है। तो ए ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। अब हम आ गए बी में, तो बी में देखिए यहाँ पर फिर 2 कार्बन है, ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने 6 1 ऑक्सीजन, ये तो ठीक है मैच कर रहा है, मगर यहाँ देखो 2 और 3, ये 3 कार्बन हो गए, मगर यहाँ 2 है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। ठीक है, हम थर्ड ऑप्शन में आ गए, यहाँ कार्बन 2 हाइड्रोजन 6 और O, कार्बन 2 हाइड्रोजन 6 और O, ये ऑप्शन हो सकता है, हो सकता है। फिर हम फोर्थ ऑप्शन में आ गए, भाई यहाँ तो एक ही कार्बन है और यहाँ पर 2 हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसका ऑप्शन क्या है डियर, सी। देखा आपने, इस क्वेश्चन को मैंने देखते से ही बता दिया है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ऐसे ऑप्शन नहीं होते, हमें उसको सॉल्व ही करना पड़ता है। अब जैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व जरूर करेंगे, ठीक है, हमें आइडिया तो मिल चुका है यहाँ पर क्या, कि यहाँ पर जो C2H6O ये जो मोलिकुलर फॉर्मूला है, इसके 2 आइसोमर्स है। कौन कौन से, एक इथेनॉल और दूसरा यहाँ पर क्या है, डाइमिथाइल ईथर, ठीक है, मिथॉक्सी मीथेन। ओके यस। अब हम एक काम कर सकते हैं कि इसको मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ, ठीक है, कैसे, चलो शुरू करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ है C2H6O, अब इसके 2 आइसोमर हैं यहाँ पर, ध्यान से देखना कौन कौन से। पहला हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए C2H5OH, कार्बन देखिए कितने 2, हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 1, यस, ये कौन है, X। इसी तरह से हम दूसरा बनाएंगे CH3O CH3, तो ये क्या है डियर, ये है Y। ठीक, अब उसने क्या बोला था, इन्होंने कहा था, क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें, ये देखिए इसकी लैंग्वेज को देखें, ये देखिए कि जो X है वो HI के साथ एल्किल आयोडाइड एंड वाटर बनाता है, और जो Y है वो एल्किल आयोडाइड एंड अल्कोहल बनाता है। तो यहाँ पर X और Y क्या है, चलो
हमें वैसे तो पता चल गया है कि एक्स और वाई क्या है, ये तो हम इस आंसर को कंप्लीट करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, चलो देखो, तो एक काम करो, यहाँ पर एच आई से रिएक्ट कर दो, यहाँ पर एच आई से रिएक्ट कर दो। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि इसकी रिएक्शन है ना कंसनट्रेट एच आई के साथ होती है। ये भी क्या है, कंसनट्रेट एच आई के साथ होती है। और मैं आपको बता दूं टेम्परेचर यहाँ पर होता है 373 केल्विन। ठीक है, चलो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकाल दीजिए, ये देखिए, और आयोडीन इसका लिंक कर दो, तो यहाँ में मिलेगा क्या, C2H5I एंड H2। ये देखिए, तो X जो है C2H5OH है, जो HI के साथ एल्किल आयोडाइड और वाटर का फॉर्मेशन करता है। तो Y क्या है, CH3OCH3, जो HI के साथ क्या करेगा, इधर देखिए, यहाँ से अल्काइल आयोडाइड यानी मिथाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन होगा, और साथ में क्या बनेगा, यहाँ पर मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। तो चलो यहाँ पर बना लेते हैं कि CH3I एंड हेयर CH3OH। ये देखिए, अब पूरी की पूरी लैंग्वेज अगर आपको नज़र आ रही है तो आपको पता चल रहा है कि C2H6O C2H6O के दो आइसोमर है। C2H6O अणुसूत्र के दो समावेवी हैं, X और Y। जो X है वो HI के साथ रिएक्ट करके अल्काइल आयोडाइड और वाटर बनाता है, और Y जो है वो HI के साथ अल्काइल आयोडाइड एंड मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और अब हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द मिसिंग लिंक्स CH3CH BrCH3, और इस एरो के ऊपर दिया हुआ है एल्कोहलिक KOH। हमको बताना है यहाँ पर X क्या है। फिर ऊपर एरो के इस तरफ यहाँ देखिए, यहाँ पर HBr, नीचे दिया है पेरोक्साइड, हमको बताना है यहाँ Y क्या है। फिर एरो के ऊपर है यहाँ पर सोडियम मिथॉक्साइड, है ना, ठीक है, सोडियम मिथाइल ईथर भी बोलते हैं इसको, सोडियम मेथॉक्साइड है ये। तो हमको बताना है यहाँ Z क्या है। अब यहाँ पर जो X Y Z है, हमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ये देखिए, हमको बताना है इन चार ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सॉल्व कर लो। यहाँ पर जब इसको सॉल्व कर लोगे उसके बाद अपने आप पता चल जाएगा इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इनको करना बहुत आसान होता है। क्यों? क्योंकि इसमें करना क्या है वो सब ऊपर लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखें। ये देखिए, हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। ये देखिए, आपके लिए मैं लिख देता हूँ CH3, यहाँ पर ये CH, और ये जो Br है आपको पता है इसकी कार्बन की वैलेंसी है 1 एंड दैट इज 2 एंड दैट इज 3 एंड दैट इज 4। तो नेचुरली इस Br को मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, और ये हो जाएगा लाइक दिस, इस तरह से। देखिए अब आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगा। ये देखिए CH3CH, नीचे Br को लिख दिया मैंने, और CH3। अब जैसे यहाँ पर ये हो चुका है, अब इसके ऊपर डियर यहाँ क्या दिया हुआ है, एल्कोहलिक KOH दिया है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर एक्वस KOH होता है तो वो डायरेक्ट रिएक्शन करेगा, इस Br को हटाकर OH खुद वहाँ पर जुड़ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर एल्कोहलिक KOH है तो ये क्या करेगा, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करेगा। ये एल्कोहलिक KOH है तो यहाँ पर V हाइड्रोहेलोजिनीकरण करेगा, जिसमें क्या होता है, HX का रिमूवल होता है। HX मतलब HX, X मतलब होता है कोई सा भी हेलोजन। फिलहाल यहाँ पर Br है तो नेचुरल HBr का यहाँ से एलिमिनेशन होगा। ठीक है ना। अब जरा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। जहाँ पर भी एल्कोहलिक KOH होता है हम समझ जाते हैं वहाँ पर डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है, वहाँ पर V हाइड्रोहेलोजिनीकरण होता है, और वहीं पर हम उसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, बीटा विलोपन अभिक्रिया भी कहते हैं। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है उसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं, उसके पास वाला यहाँ पर बीटा होगा, और ये भी इसके जस्ट एडजेसेंट पोजीशन पर है, पड़ोस में है, इसलिए हम इसको भी क्या कहेंगे डियर, बीटा कहेंगे। अब जरा देखिए कि बीटा एलिमिनेशन क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ये Br जिस एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन को लेके बाहर निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब ये यहाँ से भी हाइड्रोजन को लेकर Br बाहर जा सकता है और यहाँ से भी जा सकता है, बात एक ही है। तो भाई मैं यहाँ से H और यहाँ से Br निकाल देता हूँ। ठीक,
तो मुझे क्या मिलेगा, देखो CH3 ऐसा कैसे ही रहेगा, यहाँ CH ऐसा कैसे ही रहेगा, क्योंकि यहाँ से Br निकाला और यहाँ से H निकाला, तो इन दोनों कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये आ गया। और यहाँ से मैंने क्या रिमूव कर दिया, मैंने यहाँ से HBr बाहर निकाल दिया, ये HX, अब मैं इसको यहाँ HBr लिख देता हूँ, ये मैंने बाहर निकाल दिया। अब डियर स्टूडेंट्स याद रखिए, हमको यहाँ पर जो मिला वो क्या मिला, ये देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपीन, ये हमको मिला यहाँ पर, ये प्रोपीन। अब हम क्या करेंगे, इसको वापस लेकर के आएंगे, ये देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब डियर स्टूडेंट्स ये देखिए आप, इस एरो के ऊपर HBr दिया है, नीचे परऑक्साइड दिया है। तो हमेशा एक बात का ध्यान रखिए कि यहाँ पर आप जरा ध्यान से देखें, ये एल्कीन है, कौन सा एल्कीन है, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, ये असममित एल्कीन है, ठीक है। अगर एरो के ऊपर सिर्फ HBr होता तो यहाँ पर हम मार्कोनिकॉफ रूल लगाते, मार्कोनिकॉफ नियम लगाते, लेकिन HBr के साथ यहाँ पर परऑक्साइड भी दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम जो रूल लगाएंगे वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, यानी कि परऑक्साइड इफेक्ट का यूज़ करेंगे। अभी जो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, जो परऑक्साइड इफेक्ट होता है, ये क्या होता है, तो डियर सुनिए, यहाँ पर जब हम HBr का एडिशन कराते हैं और यहाँ पर प्रेजेंस जो होती है वो पर ऑक्साइड की होती है, यानी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है। तो इस अनसिमेट्रिकल एल्कीन में जब परऑक्साइड इफेक्ट लगता है तो वो होता क्या है, तो सुने, आपको पता है डबल बॉन्ड जहाँ होता है वहाँ पाई एंड सिग्मा होता है। मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन कम हाइड्रोजन वाले कार्बन से ज़्यादा हाइड्रोजन वाले कार्बन की तरफ, यानी इधर टर्न होता है। लेकिन परऑक्साइड की प्रेजेंस में यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है, तो इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट उल्टा होता है, यानी कि लाइक दिस, इस तरह से, यानी ज़्यादा हाइड्रोजन वाले कार्बन से कम हाइड्रोजन वाले कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, यानी ऐसे होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। और HBr जिसको हम अटैकिंग रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है, आक्रमणकारी अभिकर्मक बोलते हैं, इसमें H पॉजिटिव होता है और Br क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इस पॉजिटिव से ये Br जुड़ जाएगा और ये H यहाँ जुड़ जाएगा, तो हमको यहाँ क्या मिलेगा, देख लीजिए, ये हो जाएगा CH3 CH2 और यहाँ हो जाएगा CH2Br। तो इसको हम कहेंगे 1 ब्रोमोप्रोपेन, इसका नाम हो जाएगा डियर 1 ब्रोमो, ये हो जाएगा 1 ब्रोमोप्रोपेन। एक बात आप समझ लीजिए कि मार्कोनिकॉफ रूल में हमें 2 ब्रोमो प्रोडक्ट मिलता है, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में हमको 1 ब्रोमो 1 क्लोरो इस तरह हमें एडिशन कंपाउंड मिलता है, ठीक है। तो हमको क्या मिल गया डियर, ये मिल गया। तो अभी मैंने आपसे कहा कि A क्या था डियर, A ये था प्रोपीन, B क्या है डियर, ये B है 1 ब्रोमोप्रोपेन, ये B मिल गया हमको। अब हमको क्या पता करना है, C पता करना है। भाई यहाँ पर मैंने ABC कहा, आपको यहाँ पर XY है तो अपन XY कर लेते, चलो कोई बात नहीं, आप यहाँ X लिख लो, इसको Y लिख लो। अब मुझे क्या बताना है, Z बताना है कि Z क्या होता है। तो Z बताने से पहले मुझे इस Y की रिएक्शन कराना होगी CH3ONA के साथ। चलो रिएक्शन कर देते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने फिर से लिखा है इसको CH3 CH2 CH2 Br, और मैं इसको रिएक्ट करूँगा अब इसके साथ, ये देखिए CH3ONA के साथ, ठीक है। चलो करो इसकी रिएक्शन CH3ONA के साथ। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो आप देख रहे हैं इससे आप हो सकता है परिचित हो, इस रिएक्शन को आप जानते हो, ये बहुत फेमस रिएक्शन है, ये ईथर फॉर्मेशन की बहुत फेमस रिएक्शन है। तब तक आप सोचो जब तक मैं इस रिएक्शन को आपको बताता हूँ। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं सोडियम मेथॉक्साइड, इसमें Na पॉजिटिव होता है और CH3O ये नेगेटिव होता है।
अब आपको पता है इस 1 ब्रोमो प्रोपेन में ये Br नेगेटिव, ये एक न्यूक्लियोफाइल है, नाम भी किसने अभिकर्मक है। और यहाँ पर CH3O नेगेटिव, ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है। मगर आपको पता होगा CH3O नेगेटिव ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और Br वीक न्यूक्लियोफाइल है। तो ये यानी इस Br को ये OCH3 क्या करेगा, प्रतिस्थापित कर देगा, यानी डिस्प्लेस कर देगा, रिप्लेस कर देगा, और क्या होगा, ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। और यहाँ से ये Br इस Na को लेके चला जाएगा। हाँ, तो देखो क्या होता है, यह हो जाएगा CH3 CH2 CH2 OCH3। डियर वॉट्स दैट, दिस इज द Z। और क्या निकला बाहर, यहाँ पर NaBr बाहर निकला। अब आप ऑप्शन देखिए, इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। देखिए डियर, यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमें ए में क्या मिल रहा था, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, वो तो इन ऑप्शन में से सभी में है। अब हम Y को देखें, Y में हमको क्या मिल रहा है, 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो 1 ब्रोमो प्रोपेन देखो कहाँ मिल रहा है, ठीक है, ये नहीं हो सकता, ये है 1 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पर है 1 ब्रोमो प्रोपेन, ये ऑप्शन है और ये ऑप्शन है। चलो अब ये तो क्लियर होगा कि इन दोनों में से कोई है, मगर कौन है। चलो अब थर्ड पता करते हैं। अब यहाँ पर देखिए Z में क्या है, हमको CH3 CH2 CH2 OCH3। तो जरा देखो इसमें क्या होगा, CH3 CH2 CH2 OCH3। तो डियर इसका ऑप्शन क्या है, डी। ये देखिए डी, ठीक है, आपने बता दिया ना। तो ये क्वेश्चन जरूर आपको थोड़े से अलग लगते हैं, मगर करना इनको काफ़ी आसान होता है। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, ठीक है, थैंक यू।